नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार की राजनीति में बड़ा ही दिलचस्प खेल चल रहा है। चुनाव यदि नियत समय पर होंगे तो अक्टूबर नवंबर में होंगे, समय से पहले होंगे तो मई जून में होंगे। लेकिन पहली बार ये देखा गया कि विधायकों की बैठक बुलाकर और अंदर खाने ये सहमति ली गई कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अरे भाई, सबको पता है कि यदि महागठबंधन के अंदर यानी इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार नहीं शामिल हुए तो तेजस्वी यादव को उसके सीएम फेस पर ही बिहार का चुनाव लड़ा जाना है। ये कवायद क्यों की गई? क्या कृष्णा अलावीरू के बिहार प्रदेश प्रभारी बनने के बाद प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह, जिन्हें राजद के बेहद करीब माना जाता है, उनकी कुर्सी जाने का जो खतरा दिखाई दे रहा है, क्या उनके कुर्सी से हटने के पहले ये सहमति विधायकों से कराई गई और इस एक्सरसाइज की जरूरत क्यों पड़ी? चर्चा हम इस बात पर करेंगे और चर्चा हम इस बात पर भी करेंगे कि राजद और जदयू के बीच अंदर खाने सब कुछ चल रहा है और ऊपर से रोज सदन में एक नूरा कुश्ती भी देखने को मिल रही है। कभी नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के बीच तो कभी नीतीश कुमार राबड़ी देवी के बीच। तो ये किसकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है? मैसेज क्या दिया जा रहा है? और भारतीय जनता पार्टी के साथ बार्गेनिंग भी इसी मुद्दे पर चल रही है कि हमारे पास दूसरा रास्ता भी खुला हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि बिहार की सियासत में राजद और जदयू, इन दो पार्टियों का एकदम क्लियर है कि उन्हें करना क्या है, किस परिस्थिति में कैसे चुनाव लड़ना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अंत तक कंफ्यूजन की स्थिति में है कि कहीं उसे अकेले तो नहीं जाना पड़ेगा या साथ तो नहीं लड़ना पड़ेगा नीतीश कुमार के। दोनों ही परिस्थितियों और बिहार की राजनीति की गुत्थम गुत्था पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार ऋषि मिश्रा जी। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिहार का खेल देख करके अच्छा अच्छा लोग का दिमाग, लोग कह रहे हैं कि दिमाग का फ्यूज उड़ सकता है बिहार में जिस तरह की राजनीति हो रही है। उस राजनीति में मतलब गुजरात लॉबी भी पूरी तरह से परेशान है, बीजेपी के अंदर की गुजरात लॉबी। ये कौन सी राजनीति है जिसमें फुल कोऑपरेशन है और सदन के अंदर रोज एक लिखी हुई स्क्रिप्ट के तहत एक अलग ड्रामा दिखा दिया जाता है, पॉलिटिकल ड्रामा। मतलब राजनीति जिसको कहते हैं ना, वो फुल स्विंग पर बिहार में चल रही है कि अजी बाहर क्या है, अजी अंदर क्या है। पब्लिक है, सब जानती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज है। इस पर चर्चा के पहले जो पहला सवाल मेरा है, इस सवाल पर अभी हम आएंगे। पहला सवाल जो हमारा है वो यही है, कल शाम में राजद विधायकों की बैठक बुलाई गई और उसके बाद से जो मैसेजिंग बाहर आई वो यही आई कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। आप सभी जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि नीतीश कुमार यदि गठबंधन में आ जाएंगे तो उनके चेहरे पर चुनाव होगा और नीतीश कुमार यदि महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन में नहीं आएंगे तो तेजस्वी यादव के चेहरे पर ही चुनाव होगा। ये कवायद करने की जरूरत रात क्यों पड़ी थी? देखिए, इसलिए करनी पड़ रही है तेजस्वी यादव को या राजद के रणनीतिकार को, क्योंकि कांग्रेस और तमाम जो एलायंस पार्टनर है महागठबंधन के, उनके तरफ से प्रेशर है और चुनावी मौसम में इस प्रकार का प्रेशर डेवलप किया जाता है, आप जानते हैं, सीटों को लेकर। और कांग्रेस ये चाहती है कि 70 से कम सीटों पर तो चुनाव लड़े ही नहीं, क्योंकि पिछले बार कांग्रेस के खाते में 70 सीटें गई थी। हालांकि जो स्ट्राइक रेट है कांग्रेस का, तो 70 में से 19 सीटें कांग्रेस जीत पाई थी। लेकिन आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि वर्तमान में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उनका लालू परिवार से क्या संबंध है, क्योंकि वो अखिलेश प्रसाद सिंह का यदि आप देखें, राजनीति की शुरुआत जो है लालू यादव के साथ और राजद के साथ ही हुई थी। और लालू यादव के एक तरह से वफादार हैं। जैसे पूर्व में कहा जाता था कि सुशील मोदी भाजपा के नेता तो हैं, लेकिन वो भाजपा से अधिक भरोसेमंद नीतीश कुमार के हैं। और उनका राजनीतिक बलि एक तरह से नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार से उनकी दोस्ती बहुत प्रगाढ़ दोस्ती थी। तो यही स्थिति कांग्रेस की है, यही स्थिति कांग्रेस के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष की है। और किसी भी प्रदेश अध्यक्ष और कप्तान की जिम्मेवारी होती है कि अपने एलायंस पार्टनर से अपने पार्टी के लिए अधिक से अधिक सीटों का डिमांड करे और अधिक से अधिक सीटें प्राप्त करे। क्या अखिलेश प्रसाद सिंह इस
क्या कहते हैं डेवलपमेंट में कितने सक्सेस हो पाते हैं। दूसरी बड़ी बात ये है अभिषेक जी, जो प्रभारी बनाया गया है वो डायरेक्ट राहुल गांधी को रिपोर्ट करने वाले लोगों में से हैं, क्योंकि वो यूथ कांग्रेस के प्रभारी रहे। और आप जानते हैं कृष्णा लावरू जो है वो डायरेक्ट दस जनपद के आदमी हैं, और खासकर राहुल गांधी के कितने करीबी है कहने की जरूरत नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि नए प्रभारी और अखिलेश सिंह ये दोनों मिलके लालू यादव से किस प्रकार से बार्गेनिंग कर पाते हैं अपने पार्टी के लिए। तो और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अखिलेश प्रसाद सिंह रहेंगे या जाएंगे। तो चर्चा तो ये है कि अखिलेश प्रसाद सिंह को रुखसत किया जा सकता है, लेकिन सवाल ये भी है कि विधानसभा चुनाव का समय अब बहुत कुछ बचा नहीं है, समय उतना बचा नहीं है। नए प्रदेश अध्यक्ष किसी को बनाया जाता है तो क्या पूरे बिहार में एक टीम खड़ा करने की जरूरत है, इतने अल्प समय में तो कर अखिलेश पाएंगे? प्रसाद सिंह भी अध्यक्ष बने तो कहाँ टीम खड़ी कर पाए? बिहार कांग्रेस की कमेटी का ही गठन नहीं हुआ। मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा था कि जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कई वर्षों से प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका हालांकि कार्यकाल खत्म हो चुका है। तो यदि आप देखें पैन बिहार देखें तो मुझे नहीं लगता है कि अखिलेश प्रसाद सिंह को जो जिम्मेवारी दी गया था उस जिम्मेवारी पे वो स्टैंड करते हुए दिखे हैं। आप बता दीजिए मुजफ्फरपुर से लेके मोतिहारी, सीतामढ़ी, दरभंगा, आप जहां भी देख लीजिए, सुपौल देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, पटना देख लीजिए, सहरसा देख लीजिए, कहीं भी देखिए कांग्रेस के हालात कैसे हैं। और कहीं कुछ जगहों पे कांग्रेस परफॉर्म कर पाती है तो उसमें कहीं ना कहीं वहां के जो इंडिविजुअल नेता हैं उनका अपना एक पर्सनल प्रभाव है। उस प्रभाव और गठबंधन का जो वोट बैंक होता है उसको एक कॉम्बिनेशन के कारण वो चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन एक प्रदेश अध्यक्ष की जो जिम्मेवारी होती है, और मैं तो बार बार कहता हूं कि राहुल गांधी या तमाम लोगों को ये दिखता नहीं है क्या बिहार में जिस प्रकार से अखिलेश प्रसाद सिंह पार्टी को चला रहे हैं, खुद प्रदेश अध्यक्ष, खुद राज्यसभा, और बेटे को महाराजगंज से टिकट, और पिछले चुनाव में भी आपने देखा कि कैसे उपेंद्र कुशवाहा को अधिक सीट दिलाने में अखिलेश प्रसाद सिंह सफल रहे। उसमें उनकी भी भूमिका थी, और भूमिका के पीछे का क्या खेल था आप जानते हैं कि मोतिहारी से उनके बेटे आकाश को चुनाव लड़ाया गया था उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के सिंबल पे। तो आपके लिए पार्टी प्राथमिकता है या आपका परिवार या आपका इंडिविजुअल जो हित है वो आपके लिए प्राथमिकता रखता है? तो ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को क्यों नहीं बदल देना चाहिए? कैसे एक ऐसे व्यक्ति को? और दूसरी बात, आप अभिषेक जी, हम लोग इस पर कई बार चर्चा कर चुके हैं, जो पार्टी का लाइन है अभी जिस प्रकार से राहुल गांधी पॉलिटिकल स्टैंड ले रहे हैं, उस हिसाब से यदि आप देखें तो अखिलेश प्रसाद सिंह कहीं फिट नहीं बैठते हैं वर्तमान राजनीतिक माहौल में। तो क्यों ना ऐसे व्यक्ति को आप वोट बनाएं, एक अध्यक्ष बनाएं जो आपको आपके जो सोशल समीकरण है उसमें फिट बैठता हो। जी आप समझ लीजिए, यदि सुन लीजिए, मैं खत्म कर रहा हूँ। महागठबंधन में यदि एमवाई के साथ, जैसे एनडीए में तमाम वोट बैंक के साथ पासवान समाज का वोट जुट जाता है, उसी तरह महागठबंधन में एमवाई के साथ यदि रविदास समाज का वोट जुट जाता है तो एक बड़ा एक मजबूत आपको समीकरण मिलेगा। और चर्चा ये भी है कि रविदास समाज से आने वाले किसी व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि किसी वेणुगोपाल से जो दोस्ती है अखिलेश प्रसाद सिंह का, आज तक अखिलेश प्रसाद सिंह इसलिए बच रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी किसी बात को लेकर यदि एक्शन लेना चाहते भी हैं तो केशव वेणुगोपाल उनको समझा देते हैं। तो सवाल ये है कि आप ड्राइवर हैं, आप पार्टी के मुखिया हैं, और आपका ड्राइवर जिसका काम गाड़ी चलाना है उसको पार्टी का सर्वमान्य नेता बना देंगे, सब डिसीजन वही लेंगे, तो गाड़ी एक्सीडेंट होना ही है। जी नहीं ऋषि जी, हम इसी पर आ रहे हैं। जी, ड्राइवर का काम ड्राइवर को छोड़ दीजिए ना, और पार्टी का चलाने का काम जो राजनीति को समझते हैं वो करें। अब हर डिसीजन केशव वेणुगोपाल लेंगे तो फिर कांग्रेस का क्या हाल होगा कहने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी क्यों नहीं समझते इस बात को? जी चलिए ऋषि जी, ये तो बात हुई कि क्यों अचानक आनन फानन में, वाकई हम डिकोड कर पाने की स्थिति में नहीं है कि आखिर
विधायकों की बैठक बुला करके, विधायकों की बैठक तो चुनाव के बाद होती है, जो नेता चुनते हैं, और फिर अपने विधायकों की बैठक होती है, फिर सहयोगी दलों के विधायक उनमें समर्थन पत्र सौंपते हैं। यही परंपरा है। उनके विधायक दल का नेता अपने विधायक दल में फैसला लेकर समर्थन पत्र राज्यपाल को देते हैं। ये प्रेशर पॉलिटिक्स है जी। ऋषि जी, ये बताइए, इसके ठीक उलट एक अलग राजनीति देखने को मिल रही है। देखिए, इस बात को आप भी जानते हैं, पूरा बिहार जानता है कि लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच में कौन से समीकरण है, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच कौन से समीकरण है, और अंदर खाने कौन सी राजनीति चल रही है। ये किसी से दबी ढकी हुई बात नहीं है कि दोनों अंदर खाने एक है, दोनों का इंटरेस्ट साझा है। लेकिन ये क्या कि रोज एक तयशुदा स्क्रिप्ट के तहत विधानसभा में दोनों की नोक झोंक इस ढंग से होती है, जिसको देख करके मतलब जो राजनीति को नहीं समझने वाला आदमी होगा वो यही समझेगा कि नहीं नहीं, ये तो एकदम लड़ाई हो रही है भाजपा बनाम कांग्रेस जैसी। लेकिन यहाँ स्थिति जो अंदर खान ऊपर से जो दिखाई देती है, सियासत को जानने वाले तमाम पंडित कहते हैं कि ये किसी की आंखों में धूल झोंकने के लिए रोज एक तयशुदा स्क्रिप्ट के तहत कभी विधानसभा में तो कभी विधान परिषद में इस स्क्रिप्ट का मंचन कर दिया जाता है, सार्वजनिक प्रदर्शन कर दिया जाता है। क्या लगता है, आज देखा आपने क्या क्या नीतीश कुमार ने कहा, तेजस्वी यादव ने क्या कहा, और फिर कहा था कल परसों की भी बात कहें तो नीतीश कुमार ने क्या कहा था कि तोरा जात वाला सब भी विरोध कर रहा था, तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे विधायक दल का नेता और मुख्यमंत्री। सब बातें हो रही है, और अंदर खाने आप जानते हैं, मनोज झा जो बात कर रहे थे कि क्या गहरे आत्मीय संबंध है दोनों में, और ये गहरे आत्मीय संबंध कभी भी राजनीतिक दोस्ती का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन कर देते हैं तो फिर खेला हो जाता है। लेकिन ये स्क्रिप्ट के तहत क्यों बिहार में जनता के सामने परोसा जा रहा है? नौबत देखिए, एक क्या? बात आप बता दें, एक आपको एक बात स्पष्ट कर दें, लालू और नीतीश जी के बीच में जो है मत भिन्नता हो सकता है, मनभेद नहीं हो सकता। अब किसी विचार को लेकर, किसी विषय को लेकर यदि विधानसभा में वाद विवाद हो रहा है तो एक दूसरे पर प्रहार करेंगे, क्योंकि वो सत्ता पक्ष के हेड हैं, वो मुखिया हैं, वो विपक्ष के मुखिया हैं। तो वाद विवाद होना राजनीति में एक आम सी बात है। और आप यदि इस बात को लेकर कोई आदमी एक कंक्लूजन निकालने लगे, तो जब नीतीश कुमार ने बीजेपी को छोड़कर जब फिर महागठबंधन में आए थे, तो उससे पहले भी इस प्रकार का विवाद हुआ था। उससे पहले भी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में विवाद हुआ था, विजय सिन्हा और नीतीश कुमार के बीच में विवाद हुआ था, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के विरुद्ध में बीच में विवाद हुआ था। तो सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा एक पार्टी में है कि नहीं है, अगल बगल बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं? नीतीश कुमार ने विजय सिन्हा को एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? मत लीजिए, आपस ले लीजिए, और ये तमाम चीजें हुआ कि नहीं हुआ? क्या कहते हैं, व्याकुल नहीं होना है, जिसका जिक्र इन दिनों तेजस्वी यादव कर रहे थे जी। आप देखिए, राजनीति को समझने की जरूरत है। अशोक चौधरी के अभी समझी कुछ दिन पहले गुजर गए, और अशोक चौधरी और तेजस्वी यादव में किस प्रकार से वाद विवाद होता है। तेजस्वी यादव गए थे कि नहीं गए थे? तो ये सब चीज राजनीति में कोई मायने नहीं रखता है। अब जिस मुलायम सिंह यादव और रामविलास पासवान ने एक जमाने में सोनिया गांधी का विरोध किया था कि ये महिला प्रधानमंत्री नहीं हो सकती है, बाद में मुलायम सिंह और क्या कहते हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान ने उस गठबंधन में शामिल होना उचित समझा कि नहीं समझा? जिस शरद पवार और तारिक अनवर ने सोनिया गांधी को भारतीय मूल वाले विषय को में कितना विरोध किया, पार्टी से अलग हो गए, नई पार्टी बनाई, बाद में उस सरकार में शामिल हुए कि नहीं हुए जी? आज राहुल गांधी को किसी विषय पे सुझाव देना होता है तो शरद पवार के पास दिल खोल के जाते हो। तो राजनीति में ऐसे बयानों का कोई महत्व नहीं होता है जी। अच्छा ऋषि जी, हम आखिरी सवाल पर आते हैं, समय कम है। आप मैं सुन लीजिए, मैं 2 सेकंड और सुन लीजिए। जयललिता ने वाजपेयी सरकार को गिरा दिया था। बाद में जयललिता के बीजेपी से संबंध अच्छे थे कि नहीं थे? तो ये सब राजनीति में होता है, ये सब कोई बड़ी चीज नहीं है। राजनीतिक परिस्थितियों का खेल है, जो साबुद्दीन साहब ने कहा ना, परिस्थितियों का सीएम। तो राजनीति जो है परिस्थितियों का खेल है, टाइम इक्वेशन का खेल है। टाइम बड़ा मायने रखता है। पर परिस्थिति यहाँ क्या है, टाइम क्या है, समय क्या है, उस हिसाब से रिलेशन तय होते हैं। आपकी जरूरत क्या है उस व्यक्ति के लिए। आज मैं एक बात खत्म करूंगा, मैं एक बात कह खत्म करूंगा। आज नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में वाद विवाद हो रहा है। हम लोग कह रहे हैं कि भाई बहुत कटु संबंध है इनके विरुद्ध। ऐसे कई संबंध हुए हैं?
एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। आज यदि बीजेपी कह दे कि नीतीश कुमार को हम चेहरा नहीं मानते हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो यही नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे? तब क्या होगा? और नीतीश कुमार रहेंगे क्या? यदि बीजेपी थोड़ा भी मैं बार बार कह रहा हूं, आप इस बात को नोट कर लीजिए, डेडलाइन नीतीश कुमार ने तय किया है। डेडलाइन की तारीख मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि नीतीश कुमार के मन में क्या चलता है उनके पुत्र भी नहीं जानते। नीतीश कुमार ने डेडलाइन तय कर रखा। यदि उस डेडलाइन को बीजेपी क्रॉस करती है तो नीतीश कुमार, मैं दावे के साथ कहता हूं, एनडीए में नहीं रहेंगे। जी चलिए, आपका बिहार में सत्ता से विपक्षी भेजन जी, अंतिम सवाल पर हम आ रहे हैं ऋषि जी। पूरे बिहार में इस बात को लेकर बड़ा कौतूहल है, और कौतूहल इस बात को लेकर के है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के सामने एक विचित्र दुविधा दिखाई दे रही है। विचित्र दुविधा यह कि चुनाव करीब आता जा रहा है, सीएम डिक्लेयर हो नहीं रहा है अभी औपचारिक रूप से, और चुनाव जब करीब आता जा रहा है और इन मौके पर यदि नीतीश कुमार ने गच्चा दे दिया और चचा और भतीजा फिर एक साथ हो गए, और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सामने तो स्थिति होगी कि बिना दूल्हे की बारात लेकर जाना। अभी तक वो चेहरा ग्रूम नहीं कर पाई क्योंकि चेहरा ऊपर नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, और इन चुनाव के मौके पर पता चला बारात दरवाजे पर लगने के ठीक पहले दूल्हा गायब, दूल्हा दूसरी बारात में जाकर के दूल्हा बन गया। ये स्थिति बीजेपी के साथ जो बनी हुई है बिहार में, आपको क्या लगता है नीतीश कुमार कहीं का नहीं छोड़ेंगे क्या भारतीय जनता पार्टी को? जो हालात आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब जमीन पर बहुत एक्सट्रीम कंफ्यूजन की स्थिति है। सब लोग इस बात को, जेडीयू के लोग कहते हैं, मैं आपको एक छोटी घटना बताता हूं। जेडीयू के एक नेता कह रहे थे, हमारे नेता का मिजाज देख के लगता नहीं है भाजपा के साथ वो रुकेंगे। हमसे पूछे कि रिकॉर्ड तो नहीं ना करिएगा? ना, रिकॉर्ड नहीं कर। बोले क्या, चलिए महाराज मोबाइल हटा देते हैं, दूर रख देते हैं, आज की ही बात है। तो कह रहे हैं क्या कि आज उन्हीं से मेरी मुलाकात भी हुई, बड़े नेता। तो मोबाइल मैंने कहा कि लीजिए, मोबाइल अपने उनके स्टाफ को दे दिया, ले जाइए बाहर रखिए, रिकॉर्ड नहीं कर रहे। बोले अरे नहीं नहीं, नहीं नहीं ले जाइए। फिर उन्होंने कहा कि लगता नहीं है कि नीतीश कुमार रुकेंगे, और नीतीश कुमार बोल रहे थे कि यहाँ पर वो खुश नहीं है, बहुत अंदर से वो एक तरह से भरे पड़े हैं, उबलना बाकी है, और वही कभी कभी उबल जा रहे हैं, दिखाने के लिए ही सही कि कहीं गुस्सा निकाल देने पर आदमी थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। तो सदन में किसी दिन तेजस्वी पर, किसी दिन राबड़ी देवी पर, कभी विधानसभा में होते हैं तो तेजस्वी पर, विधान परिषद में होते हैं तो राबड़ी देवी पर। अब एक उनकी भाभी है, एक उनके भतीजे हैं, तो स्वाभाविक है कि वो घर में तो चलेगा, इसे भी होली का समय है। तो खैर, ये बात कह रहे हैं आपसे कि वो सीधे सीधे जो एक्सट्रीम कंफ्यूजन की स्थिति है बिहार में, पता चला कि इन चुनाव के ठीक पहले यदि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को डेजर्टेड किया, तब तो बीजेपी कहेगी क्या चुनाव में? ये बीजेपी के कैडर भी समझ नहीं रहे कि जनता के बीच में जाके कहेगी सरकार खराब काम की है। लोग कहेंगे अच्छा आप तो थे सरकार में, 3 महीने पहले तक सरकार खराब काम नहीं कर रही थी। लोग, मतलब ये स्थिति में बीजेपी। आप सुन तो लीजिए, इसीलिए नीतीश कुमार ने एक टाइम पीरियड निर्धारित कर रखा है, ताकि ये जनता में मैसेज न जाए कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ धोखा किया है। यह मैसेज आए कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ धोखा किया। जी, आप गठबंधन में कुछ बदलाव आता है, पॉलिटिकल जो सिनेरियो है उसमें कुछ बदलाव आता है, तो मैसेज गलत जनता में नहीं जाना चाहिए कि नीतीश कुमार ने सत्ता के लिए इधर से उधर किया। नीतीश कुमार ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमने गठबंधन के चेहरा कौन होगा इसके लिए बीजेपी को पर्याप्त समय दिया, बीजेपी इस पर जवाब नहीं दे पाई, इसलिए हमने ये निर्णय लिया है। आप सुन लीजिए, और नीतीश कुमार तमाम पॉलिटिकल डेवलपमेंट को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप सुन लीजिए जी, अमित शाह का बयान कि चुनाव के बाद विधायक तय करेंगे कि नेता कौन होगा, संसदीय वोट में तय होगा। नंबर 1। नंबर 2, संजय झा के घर पे फिर से बयान को रिपीट करना। नंबर 3, विनोद तावड़े का बयान। नंबर 4, देवेंद्र फडणवीस का बयान। नंबर 5, विजय सिन्हा का बयान। नंबर 6, मोहन भागवत का सीमांचल एरिया में दौरा और बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाना। तो स्पष्ट है, नीतीश कुमार भी ये समझ रहे हैं कि बीजेपी किस पिच पे और किस माहौल में चुनाव लड़ना चाहती है। मोहन भागवत जो 5 दिवसीय यात्रा पे हैं, वो भी सीमांचल में, और कहीं जाना नहीं था मोहन भागवत को।
सीमांचल में ही जाना था पार्टी का। और देखिए औरंगजेब वाले विषय पे बीजेपी जेडीयू में किस प्रकार से तकरार हुआ, नीरज सिंह बबलू ने किस प्रकार से अटैक किया है, फिर जेडीयू के तमाम नेताओं ने किस प्रकार से प्रतिकार किया है। जी तो आप समझ लीजिए कि बीजेपी की तैयारी क्या है। लेकिन नीतीश कुमार यह मौका पत्रकारों को, तमाम लोगों को जो विश्लेषण करते हैं उसको नहीं देना चाहते हैं, एक मैसेज नहीं कन्वे होना देना चाहते हैं कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को समय नहीं दिया। और ऐसे हालात में आपको क्या लगता है, 2-3 बात करके खत्म करूंगा। ऐसे हालात में नंबर 1 जब उनको चेहरा नहीं घोषित करेगा, नंबर 2 चेहरे के बाद सीएम नहीं बनेंगे, नंबर 3 मोहन भागवत सीमांचल का दौरा करेंगे, नंबर 4 बीजेपी के जो नेता हैं उजुल बुजुल बयान देंगे। ध्रुवीकरण के पिच पे आप बैटिंग करना चाह रहे हैं, पूरे मैच को लेके जाना चाह रहे हैं, तो बीजेपी के साथ नीतीश कुमार रहेंगे क्या? जी बिल्कुल। और आप देखिए कल एक चैनल पर मैंने देखा, यूट्यूब चैनल पर, जो जेडीयू के बेहद करीब माना जाता है, उसने कल 6 दिसंबर 92 के बाबरी विध्वंस के बाद जो संसद की तुरंत बाद बहस हुई थी, और नीतीश कुमार ने अटल बिहारी वाजपेयी को जैसे घेरा है, आपने देखा होगा उस स्पीच को, जिस अंदाज में बिल्कुल। नीतीश कुमार ने घेरा है अटल बिहारी वाजपेयी को और पूरी भाजपा को घेरा है, वो स्पीच जारी की गई है कल। वो स्पीच एक जेडीयू के कथित तौर पर बेहद करीब माने जाने वाले चैनल के द्वारा उस स्पीच का एक वही हिस्सा डाला गया है जो नीतीश कुमार ने सदन के अंदर बोला है। और क्या क्या नहीं बोला है, देखिए। अटल जी उठ के चले गए, और ये जो है समस्तीपुर में यात्रा रुकी थी तो बनारस से काहे शुरू किए, समस्तीपुर से फिर शुरू करते, मतलब फिर आते बिहार में, फिर गिरफ्तार कर लेते 92 में 90 की तरह। यही कह रहे थे ना, अब सुने हैं। और किस तरह से इस संकेत देश को में रीड कीजिए ना। वंचितों पिछड़ों का इस्तेमाल हुआ है, उसमें मंडल के जवाब में कमंडल लेकर वो आ गए हैं। उस स्पीच को एक स्क्रिप्टेड तरीके से जो निकाला गया है, ये सबको समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक दशा और दिशा क्या है। जी ऋषि जी कुछ कह रहे हैं संक्षेप में। संकेत को रीड कीजिए ना। निशांत के बयान के बाद निशांत ने कहा कि मेरे पिता को महागठबंधन मतलब एनडीए का चेहरा घोषित करना चाहिए। दूसरी बात, मैसा हजारी एक निजी चैनल को बात करते हुए उन्होंने कहा और मांग किया, पहली बार किसी नेता मंत्री ने मांग किया कि नीतीश कुमार को गठबंधन का चेहरा घोषित कर देना चाहिए और यह तय कर देना चाहिए कि अगले 5 साल तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे। तो संकेत तो मिलना शुरू हो गए हैं। अब नीतीश कुमार कोई बच्चे तो नहीं है कि जिद करने लगेंगे, खुल के बोलने लगेंगे ना हमको ये चाहिए, बैट चाहिए, बॉल चाहिए। ऋषि जी एक वाकया सुना देते हैं। राजनीति में संकेत दिए जाते हैं। इस चर्चा को खत्म करने के पहले एक वाकया सुना देते हैं, सबको याद होगा। पटना में विपक्षी एकता की पहली बैठक हो रही थी 2023 में। उसके 10 दिनों पहले पार्लियामेंट से एक पुरानी स्पीच निकालकर वायरल कराई गई। वो स्पीच क्या था, चूंकि ममता बनर्जी भी आ रही थी, लालू यादव भी थे वहां पर, नीतीश कुमार मेजबान की भूमिका में थे, कांग्रेस के लोग थे, केजरीवाल थे। क्या था, नहीं मांगा जाएगा तो नहीं मिलेगा, याद है ना। मतलब पहले ये लोग लड़ते थे, अब ये आपस में सत्ता के लिए एक हो रहे हैं, दिखाना था। स्वाभाविक है कि पार्लियामेंट का एक्सेस किसके पास है, पार्लियामेंट के डिजिटल लाइब्रेरी का एक्सेस किसके पास है, बीजेपी के पास है, जिसके पास सत्ता है लोकसभा अध्यक्ष के पास है। हालांकि आप भी चाहें तो ले सकते हैं किसी स्पीच को, वहां जाकर के एप्लीकेशन लगा करके उसके डीवीडी बनवा के ले सकते हैं। लेकिन जब उसको रिलीज किया गया और लोगों ने चटकारे लेकर देखा, उसी तरह से कल रात जारी की गई है नीतीश कुमार की वो स्पीच। नहीं तो आपने 92 में तो संसद की रिकॉर्डिंग बाहर आती भी नहीं थी। आधे 1 घंटे का प्रश्नकाल का केवल आता था, या स्पेशल चर्चा का। लाइव टेलीकास्ट तो 96 से शुरू हुआ है, वो संपादित है। और उसको निकाल करके जो वायरल किया गया है, मुझे लगा कि नहीं, ये खेल कुछ दूसरा है। लोग आसानी से समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार संकेत दे रहे हैं कि देखो भाई, हमारी एक राजनीतिक पहचान ये भी रही है, और इस पहचान की जरूरत इस विधानसभा चुनाव में उन्हें ज्यादा है। तो आप विधानसभा की नूरा कुश्ती को देखते रहिए। जी एक लाइन मैं बता दूं, तमाम चीजें, तमाम का जो ये जो भूमिका मानी जा रही है सत्ता के लिए, नीतीश कुमार को यदि मुख्यमंत्री पद नहीं मिलेगा तो तमाम चीजें धरे के धरे रह जाएंगे। वो इधर से उधर चले जाएंगे, उधर से इधर आ जाएंगे, जान जाइए। उधर भी इस पर होगा तो इधर आ जाएंगे, इधर जाएंगे तो उधर चले जाएंगे। इधर उधर में तो बहुत जब तक नीतीश कुमार है, हाँ करवा देते हैं। चलिए
वो आप ही तो की बात मान लिए, करवा दे। नहीं, हम नहीं, मेरी चलिए, बात मत चलिए। मानिए, लेकिन हकीकत यही है। अब आगे देखिए बिहार की है। सियासत में क्या होता है। ऋषि जी तमाम बातें कह गए, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी। फिर बिहार की राजनीति की ताजा तरीन खबरों के लिए एक बार फिर हम कल से लाइव वायर कहे जाने वाले ऋषि मिश्रा जी के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।